जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप मेघवाल, सहायक राज्य संगठन आयुक्त उदयपुर संभाग हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हूँ। आज हमारे समाज सेवी गोविंद लाल जी और जो काफ़ी समय पश्चात जो हैं आज इनसे रूबरू होने का मुझे अवसर जो प्राप्त हुआ वो काफ़ी मेरे लिए एक अद्भुत अवसर है, क्योंकि पूर्व में हम लोग साथ में रहते थे और साथ में रह के कार्य करते थे, लेकिन आज ये काफ़ी वर्षों बाद कह सकता हूँ मैं फिर से एक जो मिलन हुआ उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई है। इस कोरोना काल में जो है जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैली, इसमें जो है हिंदुस्तान स्काउट गाइड के काफ़ी पूरे राजस्थान भर के जो कह सकता हूँ वॉलेंटियर स्वयंसेवकों ने जो है एक अच्छी मिसाल पेश की और बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इससे ही पता लगा कि ये अपने भारत में भी प्रवेश कर चुकी है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं उन्होंने आह्वान भी किया जनता से कि जो जनता कर्फ्यू लगेगा 22 मार्च से लगा, उसी दिन से हमने भी एक बैठक प्लानिंग की कि हमें किस तरह स्काउटिंग में जो रहते हुए जो है कोरोना महामारी से लड़ना है, क्या इसमें करना है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बैठक की और हैं गाइडर हैं, रोवर लीडर, रेंजर लीडर, उनकी बैठक करने के बाद हमने जो निर्णय लिया कि किस तरह हमें जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जिला स्तर पर कार्य करना, संभाग स्तर पर कार्य करना। और उसके जो मीटिंग के बाद हम लोगों ने जो टीमें बनाई, टीमें जो बनाने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि क्योंकि उसको रोकथाम किस तरह हम लोग करें। जैसे ही जनता कर्फ्यू का प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया तो मुझे वैसे ही ऐसा महसूस हो गया था, क्योंकि पूर्व की जो कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया गया था, तो मुझे लगा था कि ये बीमारी इस तरह की छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो हमने शीघ्र निर्णय लेते हुए हमारी टीमों को जो है व्यवस्थित करके उनको रवाना किया कि आप लोगों की जो आज समाज में जो समस्या आ रही, क्योंकि जनता कर्फ्यू के बाद जो लोग हैं अपने घरों में कैद से हो गए थे, तो किस तरह ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स की आ रही हैं, उन लोगों की जो समस्याएं आ रही, उसका जो हम स्काउट के तौर पर रहते हुए क्या उनका निराकरण करें। राजस्थान की भी हमारी बैठक हुई थी, तो हमने निर्णय इसी के आधार पर किया था। और फिर हमने टीमों को बांटा। टीमों को बांटने के पश्चात हम लोगों ने जो है हमारे वॉलेंटियर्स को प्रत्येक फील्ड में उतारा कि आज जो मूलभूत जो आवश्यकताएं कह सकते हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, हम लोगों ने मीटिंग कर दी और उसके पश्चात सभी साथियों को निर्देश कर दिया कि आगे का जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि जनता कर्फ्यू का भी जो है लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन जनता कर्फ्यू के बाद भी क्योंकि राजस्थान प्रदेश में जो है एकदम से फिर से 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लॉकडाउन के बाद हमें लग गया था और महसूस भी हो गया था कि अब जो है ये बीमारी इस तरह की कोई छोटी मोटी महामारी नहीं है और ये रुकने वाली नहीं है। और ये विगत मुझे लग रहा है कि लगभग 2020 तो पूरा इस कोरोना महामारी में गुजरने वाला है। तो हमने जस्ट लॉकडाउन के एक दिन पश्चात ही हमने फिर से हमारे वॉलेंटियर्स थे उनके साथ बैठक की, और बैठक के बाद हमने सबसे यही डिसीजन में पहुँचे कि हम लोग अब हमें कुछ न कुछ खुद को भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम लोग जो स्वयं के स्तर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि आज जो इस कोरोना जो महामारी है उसका जो प्रकोप जो है या प्रभाव कह सकते हैं वो सबके ऊपर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, ये हमने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सुबह शाम तक मजदूरी करते हैं और जिनको ये भी नहीं पता है कि आज शाम का राशन का क्या होगा, ऐसे लोगों जो है ऐसे लोगों का पता लगाया और हमारी जो टीम है उनके साथ ऐसे लोगों का पता लगाकर हमने जोड़ने के पश्चात जो हमारी टीमें थी और तुरंत बाद ही हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने स्वयं के स्तर पर भी जो लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि खाने की जो मेन प्रॉब्लम आ रही रोटी कपड़ा मकान हम कह सकते हैं, लेकिन आज की जो समस्या थी वो थी रोटी। भोजन के अभाव में व्यक्ति जो है नहीं कह सकते त्राही कर रहे थे। तो उस समय में हमारी टीम ने निर्णय लिया और स्वयं के स्तर पर हमने भोजन पकाना शुरू किया। छोटी सी मुहिम स्टार्ट की मैं और हमारे जो संस्था के कुछ मेंबर्स भी थे कि हम क्यों ना अपने घर से ही शुरुआत करें। तो हमने कुछ टिफिन्स हमारे जो कह सकता हूँ मैं कॉलोनी थी हमारे लोकल एरिया की, उससे हमने कुछ टिफिन कलेक्ट किए और फिर जो हमारे आसपास के जो लोग थे उनको हमने देना चालू किया। जब हमें लगा कि नहीं हमारे कॉलोनी के आसपास के एरिया ही नहीं, और उसमें बहुत सारे लोग भी हैं जहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, ठेकेदार उन लोगों को छोड़ के राम भरोसे कहीं चले गए, तो उन लोगों का भी हमें विचार आया। और फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपना पूरा जो उदयपुर ज़िला है जहाँ जहाँ ऐसे कई कल कारखाने चल रहे हैं, यहाँ लोग जो रोडों पे ऐसे ही जो पड़े हुए हैं, जो घुमगड़ जाति के हैं, इन लोगों का कौन है। तो हमने इस पर भी विचार किया और फिर और दूसरे लोगों से भी हमने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के पश्चात जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो हमारी कांटेक्ट हो गए, तो प्रति घर से हमने निर्णय लिया क्यों ना आप 5 टिफिन कोई दे रहा है, 10 टिफिन कोई दे रहा है, 15 कोई दे रहा है, 50 कोई दे रहा है। इस तरह हमने टिफिन कलेक्ट करना शुरू किया। इस मुहिम में हम लोगों ने एक दिन पहले ही हम लोग जो है सारे वो जो भोजन के पैकेट की जो पॉलीथीन या थैलियाँ जो
हम कह सकते हैं पैक करने के, वो हम लोग एक दिन पहले दे देते थे और दूसरे दिन मतलब हम जो है भोजन कलेक्ट करने के लिए जाते थे। और इस तरह जो हमारा जो कार्यकाल था वो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता था। और एक समय ऐसा था कि हमने 5 जो टिफ़िन से जो शुरुआत की थी, वो लगभग डेली के 700 से 800 पैकेट्स हम लोग बांटने लगे। और सिर्फ हमारे एरिया में नहीं, पूरे शहर में जो है हमारी टीम पूरी कार्य करती थी। हमारा जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन था, उसमें हमारे जो माननीय राज्य सचिव महोदय और जो हमारे एसओसी महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने कार्य किया था। और उनकी यही इच्छा थी कि पूरे राजस्थान में जो ये हम पूरे, क्योंकि विश्वव्यापी कोरोना महामारी और हम जो राजस्थान में रह रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लेकिन अपने स्थान पर भी कुछ न कुछ करें जहाँ हम रह रहे हैं। उसी को देखते हुए सचिव महोदय के निर्णय के अनुसार हमने पूरे राजस्थान में जो हमारी टीमें व्यवस्थित की और सबको आदेश दे दिए कि भाई आप व्यवस्थित रूप से इस कोरोना महामारी में जो जितना भी आपसे यथाशक्ति, क्योंकि हमारा स्काउटिंग का जो प्रतिज्ञा है वो भी यही कहती है कि हम जो भी करें यथाशक्ति करें, और उसी शक्ति के अनुसार हम लोगों ने पूरा कार्य करने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान प्रदेश के अलावा भी पूरे भारत में हमारे जो हिंदुस्तान स्काउट के वॉलंटियर के द्वारा कार्य किया गया, जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे कुछ नाम मेरे को याद आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, इन प्रदेश में भी बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें कार्य करके। और लड़कों के अंदर शुरू में डर था, हमारी टीम में भी डर था, मेरे खुद के अंदर भी डर था कि ये जो बीमारी वो छुआछूत की, डर तो था लेकिन अंदर एक चीज़ नहीं थी, वो थी हमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। तो ये जो बच्चे शुरू में हमारा डर भी रहते, जो लीडर्स थे, फिर हमें हम जो है उन लोगों को मोटिवेट किया। और 1-2 बार जो इधर गए तो वो डर खुल गया उनका, क्योंकि सारे लोग घरों में और हम लोग बाहर सेवा कर रहे हैं, अंदर एक खौफ भी था कोरोना का। लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद रहा और ऐसे बहुत सारे लोग भी मिले जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहे, तो इस इच्छा और आत्मविश्वास के साथ हम लोग कार्य करते रहे। फिर वो डर नहीं रहा। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हुआ कि हमें सामना भी करना पड़ा। बहुत बार लोग हमारे भोजन लेने से भी कतराते थे, क्या पता ये 50 जगह जाते हैं, भोजन कलेक्टर करके लाते हैं, कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि इसमें इस भोजन को खा के हम लोग संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन फिर रेगुलरिटी रही तो लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि हम लोग पूरी सेफ्टी रखते थे, मास्क का उपयोग करते थे, सैनिटाइज़र का उपयोग करते थे, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते थे। और हमारी गाड़ी थी वो भी पूरी सैनिटाइज होती थी, और हमारे जितने भी साथी थे वो भी पूरे सैनिटाइज होते कार्य करते थे। अभी जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि महामारी जो है छुआछूत की बीमारी जैसा भी कहा गया है, ये बड़ी कह सकता हूँ कि विकराल रूप धारण कर चुकी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हमें इसके कंट्रोल की मुख्य रूप से ये कि जैसा सरकार की गाइडलाइन दी गई है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं, तो हम लोगों को जो है सरकार की जो गाइडलाइन, अगर उसका पालन करते हुए कार्य करेंगे तो हम कहीं न कहीं जो सरकार के निर्देश हैं, शिक्षा विभाग के निर्देश हैं, उसको हम पार कर पाएंगे। और जो ये महामारी आई है 2020 की, इसको भी हम पार करके और जैसे पूर्व में थे वैसे के वैसे शायद हो जाएंगे। मैं जब यूपीएस स्कूल में पढ़ता था, मेरे गांव में स्कूल था, वहाँ पर हमारे एक गुरुजी आए स्काउट गाइड के, और वहाँ पर आकर उन्होंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया। हमारी क्लास के छोटे बच्चे ही थे हम लोग, तो मुझे भी इससे पहले स्काउट क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एक थोड़ा सा अंदर न्यू जोश था और कॉन्फिडेंस था मेरे के अंदर। मैं अगर कुछ बनूं तो मेरे वर्दी होनी चाहिए, ऐसे मेरा जो शरीर है उस पर मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे कोई वर्दी है, और मैं थोड़ा सा अपने आप में एटीट्यूड में रहना चाह रहा था, मैं देश की सेवा में जाना चाह रहा था। उसी ये मेरी फीलिंग्स थी, ऐसी मेरी भावना थी। उसी दौरान क्या होगा, हमारे स्कूल में एक स्काउट के जो सर थे वो आए, और उन्होंने जो है स्काउट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। एक पेड़ के नीचे हम 15-20 लोग बैठे थे, और वो चेयर पे बैठे हुए थे, और कंकर भी थे स्कूल में। लेकिन बड़ा आनंद आ रहा था वो, क्योंकि वो जब वो कहानियाँ सुना रहे थे स्काउट की, और कुछ गीत भी उन्होंने गाए, वो आज भी मुझे वैसे गीत याद है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उनसे, उनके जो वो वर्दी में आए थे यूनिफॉर्म में, तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं अगर स्काउट में ज्वाइन कर लूँगा तो शायद मैं कहीं न कहीं बड़ा आदमी बनूँगा। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ सेवा ही था, ऐसा कोई नहीं था कि मैं बड़ा आदमी बनूँगा। लेकिन खुद आज जो है आप लोगों के आशीर्वाद से मैं हिंदुस्तान स्काउट में जो है आज सहायक कमिश्नर की पोस्ट पर आ गया। तो इस बीच मेरे बहुत सारे संघर्ष किए। मेरे स्कूल वालों ने भी मना कर दिया था कि स्काउट क्या होता है, आप इसमें, क्योंकि पढ़ाई भी वेस्ट होगी। लेकिन ऐसा मेरे मन में नहीं था। मैं उस स्कूल का अकेला विद्यार्थी था जिसने यूनिट ज्वाइन की, खुद के पैसों से मैंने यूनिफॉर्म भी बनाई, और मैं हमेशा गुरुजी जैसा कहते थे उनके मार्गदर्शन में चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि जो है मैंने इंटरनेशनल में भी भाग लिया, नेशनल में भी भाग लिया, और राज्य स्तर पर खूब सारा अवार्ड भी लिए, और बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ इस स्काउट में। मेरी इच्छा यही थी कि मैं
अच्छा आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं। क्योंकि जब वो सर आए थे तो वो मेरी एक परिधि वहाँ तक ही सीमित थी, लेकिन जब मैं उनके हेडक्वार्टर में मिला, उनके सीईओ साहब से, और उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं अगर अच्छा कार्य करूं तो मैं भी एक दिन ऐसा सीईओ बन सकता हूं। ऐसी मेरी भावना आ गई कि तो मेरी इच्छा हो गई मैं क्यों ना क्यों सीईओ बनूंगा स्काउट का। तो धीरे धीरे पढ़ाई भी चलती रही और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से एक दिन वो जो मेरा सपना था सेवा का, क्योंकि जो किसी व्यक्ति का उद्देश्य भी होता है कि मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, और वही जो मेरे साथ हुआ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था कि मेरी सेवा भी हो जाए और मैं राष्ट्र सेवा में समर्पित होकर अपना भी अर्थ का काम है वो भी कर सकूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं स्काउट में आ गया। साथ ही मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं जो मेरे ग्रामीण युवा हैं जो आज स्काउटिंग से वंचित हैं, जो सेना में जाने से भी बहुत सारे जो लोग डरते हैं, अंदर क्या है कि जो आत्मविश्वास की कमी थी, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो युवा गाँव के हैं जो आगे नहीं आ पा रहे उन लोगों को भी आगे लाने की इच्छा थी, और मैं आज पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो जुड़ चुके हैं, और मैं सभी से भी यही निवेदन है कि आप जो हैं अधिक से अधिक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जो है आप प्रवेश लें और देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में हमेशा तन मन धन से समर्पित रहें। मैं जब स्कूल में था तो उस समय मेरे साथ बहुत सारे दूसरे साथी भी थे, लेकिन जो हमारी संगत थी, कुछ ऐसे दूसरे जो कहते हैं ना सोशल एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो मेरी जो टीम थी उसमें कुछ ऐसे साथी भी थे जिनका, जो मैं भी था, कभी कभी स्कूल से बंक करता था, स्कूल छोड़ के भाग जाता था, क्योंकि गांव के बच्चे थे तो स्कूल में कम इंटरेस्ट था और घूमने में ज़्यादा शौक था, और बचपन में ऐसा होता भी है। लेकिन हुआ क्या कि मेरे जो कुछ साथी थे तो उनके कुछ साथियों की क्या है कि नशे की जो गंदी प्रवृत्ति थी वो भी थी, लेकिन हम दोनों जो भाई थे हमारा दोनों का चाल चलन अलग था, विचारधाराएँ अलग थी, और भले मैं उनके साथ में रहा लेकिन उनके जो बुरी आदत कह सकता हूँ मैं, उन लोगों उस आदत से हमने छुटकारा पाया और हम उनके साथ भी नहीं रहे, और हाँ अच्छा ही की ओर हम लोग चले गए। क्योंकि आज भी वो लोग जो हैं कहीं मार्बल में लगे हुए हैं, कोई ऑटो ड्राइवर है, लेकिन मैंने उस समय सोच लिया था कि मेरा अगर जन्म हुआ है कुछ अच्छा करने के लिए हुआ, और माता पिता की जो भी महत्वाकांक्षा भी यही होती है प्रत्येक की कि मेरा जो बालक है वो कोई अच्छे फील्ड में जाए और अच्छा कार्य करे। वैसे भी उस समय इतने घर में भी कोई एजुकेटेड तो नहीं था, लेकिन मैंने स्वयं के बलबूते पर और लोगों के सपोर्ट से, अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए, मेरी जो कुछ कह सकता हूँ कि बैड हैबिट्स भी थी उनको भी मैंने छोड़ा, और मैं फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया, और इस तरह जो है मैं आगे बढ़ा। और मैं सभी साथियों से भी यही निवेदन करूँगा कि जैसे धूम्रपान है, मदिरापान है और मादक पदार्थों का जो सेवन नहीं करना है, इससे आप दूर रहें और देश सेवा में जो तत्पर रहें। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य चल रहा है अभी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त भारत, ऐसी चीज़ों में भी हमें जो सपोर्ट करना है। और मैं युवाओं से भी यही अपील करूँगा कि आप लोग जो है यही प्रेरणा लें, क्योंकि मैं जो कहानी बता रहा हूँ इसके पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह मैं निकला था, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे साथी थे जिनकी गंदी आदतें थी, लेकिन मैं उनसे किस तरह बच के निकला और किस तरह मैंने आज ये मुकाम जो हासिल किया। तो उसके पीछे यही था कि मैंने बहुत कुछ संघर्ष करते हुए, और ऐसी बहुत सारी जो कहते हैं कि दोस्ती की जो संगत होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अभी आपको चूज़ करना है कि मुझे कौन सी संगत में रहना है। आज जो नशा मैं कह सकता हूँ, पूर्व में क्या है कि लोग ड्रिंक करके भी सो जाते थे या ऐसा कुछ रोडों पे घूमते रहते थे, लेकिन आज की जो नशे की प्रवृत्ति वो थोड़ी सी विपरीत हो गई है। क्योंकि जो हम लोग 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं, क्योंकि आज जो परिवार है वो भी जॉइंट फैमिली की जगह जो एकल परिवार हो गए, लोग अलग रहने लगे, माता पिता और उनके जो फैमिली है वही रहने लगे। जो हमारे पहले नाना नानी हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीख मिलती थी। लेकिन एकल परिवार होने से क्या है कि माता पिता भी जो है सर्विस में रहते हैं और जो अपने संतान हैं उनका ध्यान नहीं रख पाते। इस स्थिति में क्या होता है कि वो जब अकेलापन होता है तो वो किसी न किसी नशे की लत में पड़ जाता है। और सबसे बड़ी जो आज जो नशे की लत बढ़ रही है वो है मोबाइल की। फ़ोन में लगभग जो जितने भी युवा हैं हमने नोटिस किया है वो लगभग फ़ोन में ही रहते हैं, और मान लो अगर उनको कुछ कह दिया जाए तो वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब उनके सेंसिटिव नहीं रहे। और दूसरी बात ये कि उनका जो फिजिकल फिटनेस जो है सारा बिगड़ गया है। साथ ही जो ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली है कि एक बार किसी पिता ने किसी पुत्र को डांट दिया था थोड़ा सा कि भाई मोबाइल थोड़ा कम चला या खाना खा ले, तो एकदम से वो बबक गया और पिता के ऊपर वार कर दिया, और उसके उस हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। तो बड़ा ये दुखदायी घटना है। ऐसी अगर समाज में होती रही तो हम सोच सकते हैं कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। ये संस्कार विहीन समाज की ओर जा रहा है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे। हम लोग देख रहे हैं कि फैशन नहीं है। जो दूसरे जो पाश्चात्य जो संस्कृति वाले लोग हैं या विदेशी लोग हैं वो हमारी संस्कृति हमारे कल्चर्स को अपना रहे हैं। लेकिन देखने को ये मिला है कि आज हमारे जो युवा हैं शौक से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे
कहना चाहिए कि जो एक ड्रेस कोड होता है या हमें किस तरह हमारी जो संस्कृति में या हमारी वेशभूषा में रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं देखकर जो युवा हैं दूसरी संस्कृति को देखकर उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और अधनंग अवस्था में मैं कह सकता हूँ जो लड़कपन सी जो आ रही है आजकल, जो जिसको एक कल्चर नहीं कह सकते, लेकिन उनको लग रहा है कि कल्चर है, फैशन है, जबकि बहुत ही बुरी स्थिति ऐसी आने वाली है, ऐसे मेरे को लग रहा है। अगर ये इसी तरह अगर एकल परिवार में रहे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमें युवाओं का मुख्य रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आज जो नशे की जो लत बढ़ रही है वो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू तक सीमित नहीं है। आज वो ड्रग्स, हेरोइन, अमल, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका जो लास्ट एंडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत होती है। तो हमें इस और जो युवाओं को है ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि अधिक से अधिक युवा हमसे जुड़े और जो है उस लत को छोड़े, क्योंकि जब इस नशे की लत एक बार पड़ जाती है तो वो उस नशे में कुछ भी कर सकता है। चाहे वो ये नहीं देखता है कि उसकी माता खड़ी है सामने, पिता खड़े हैं या उसकी सिस्टर खड़े हैं। और दूसरी बात, जितने भी जो हम कह सकते हैं बलात्कार के जो केस हो रहे हैं वो अधिकतर नशे में ही हो रहे हैं, ये हमने नोटिस किया। तो अगर क्यों ना अगर सरकार द्वारा इस पर बैन कर दिया जाए ऐसी चीज़ों पे, तो शायद ज़्यादा बेटर होगा और कई सारे परिवार जो हैं इस नशे की लत से बच जाएंगे और सकुशल रहेंगे। मेरे सभी साथियों से और देशवासियों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप जो हैं अपने बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे ढंग से करें और पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखें, क्योंकि मोबाइल की लत पड़ने से युवा जो है आज विमुख सा हो गया माता पिता से और एक दूरी सी बना ली है। आज हम देखते हैं घर में मान लो 4 जन हैं तो वो चारों कोनों में अलग अलग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। पिता है जो अपने जॉब पे चले जाते हैं, माता भी चले जाती है और बच्चे अपने स्कूल से आके फिर से मोबाइल में लग जाते हैं। इससे उनकी जो फिजिकल फिटनेस खराब हो गई। और मेरा सभी युवाओं से भी यही निवेदन है और पेरेंट्स से भी यही निवेदन है कि आप लोग जो है जो एक प्रवृत्ति खो सी गई है, आज देश के प्रति जो भावना खो सी गई है, जितने भी हम केस सुन रहे हैं आज, उसके पीछे मुख्य कारण है वो संस्कार। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो आज जो हमारी संतानें हैं वो भी अच्छी होगी और देश का जो हम जो मुख्य जो चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा देश जगत गुरु बने। अगर जगत गुरु बनाना, चाहे हमारा घर हो चाहे हमारा देश हो, शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी। अगर हमारा बेटा या बेटी अच्छे होंगे, वो अच्छी अगर पोस्ट पे जाते हैं और अच्छे संस्कार होंगे तो वो देश हित में कार्य करेंगे। और साथ से सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, आप जितना अधिक हो सके परिवार से ज़्यादा अपने देश हित का ध्यान रखें और देश हित में ही कार्य करें, निस्वार्थ भाव से कार्य करें। समाज को जो है आज आपकी आवश्यकता है, देश को जो है आज आपकी आवश्यकता है। और अगर हमारा समाज मजबूत होगा, हमारी सेना मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र वापस जो फिर से जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया था, तो फिर से हम सोने की चिड़िया भी देश को बना देंगे और जगत गुरु का जो सपना है हमारा वो भी साकार हो पाएगा। विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी फैल रही है और बहुत ही ज़्यादा फैल रही तीव्र गति से। इसकी रोकथाम तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन इसका चैनल हम लोग कट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो मास्क है, जनरली मास्क का उपयोग मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चाहे कार में घूम रहे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, अनावश्यक मास्क लगा के बैठ जाते हैं। वो ठीक नहीं है, क्योंकि सांस लेने में भी बहुत सारे ऐसे मास्क हम गलत यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी हमारे सांस को भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। आप अनावश्यक मास्क का भी उपयोग नहीं करें, लेकिन जब आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो आप अवश्य जो है आप मास्क का उपयोग करें और लोगों को भी प्रेरित करें। दूसरी बात, जैसे ही कहीं जाते हैं आप मार्केट में या भीड़ भाड़ के इलाके में, सैनिटाइजर का भी अवश्य प्रयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घर में ही रहते हैं और आप दिन भर 50 बार आप घर में सैनिटाइजर का उपयोग करें। इससे भी हो सकता है आपके हाथों में चकत्ते पड़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए जितना ही लाभदायक उतना खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो हम कोशिश करें कि हम जब घर में रहते हैं तो साबुन और पानी जनरली हमारे घर में होता है तो उससे हाथ धोएं, नहीं हो तो साफ पानी से ही धो लें, जरूरी नहीं साबुन हो। या घर में अगर कहीं आप खेती बाड़ी में रह रहे हैं, ऐसा कोई एरिया है जहाँ मिट्टी अवेलेबल है तो आप मिट्टी से भी हाथ धो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि कोशिश करें आप सैनिटाइजर उपलब्ध हो, ठीक नहीं तो आप अपने घर में जो है साफ पानी से हाथ धोएं, लेकिन बाहर जब भी जाएं सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अधिकतम इसका प्रयास नहीं करें, जितना कम हो सके करें। क्योंकि लेकिन जो मैं बाहर गया हूँ, हम लोग जब पूरी टीम हमारी जाती थी सर्वे पर भी हम लोगों ने सर्वे भी किया घर घर जाकर, और जितनी भी सेवाएं की तो हम लोगों ने ये नोटिस किया जब भी हम मिलते तो 50 बार इसको रगड़ रगड़ के हाथ धो रहे, जबकि बहुत ही गलत चीज़ है। और ऐसा मैंने कभी लोगों को नहीं देखा मेरे जीवन में कि इतना रगड़ रगड़ कर हाथ धो रहे हैं। और लोगों से इतना मतलब हो गया है, कहते हैं कि वो पहले एक लगाव होता था, लगाव नहीं रहा, वो दूरियां बन गई। तो दूरियां किस कारण से बनी? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जो है हमने प्रगति का जो विदोहन कह सकते हैं, दोहन करना शुरू कर दिया। प्रगति आज एक विकराल रूप में आ गई। नहीं तो हमारी जो प्राचीन जो भी सभ्यता थी, जिस तरह से हम लोग हमारे व्यंजन जो उपयोग में लेते थे, हमारा जो पौष्टिक आहार होता था, हमने उसको त्याग दिया है और हम जंक फूड का प्रयोग करने लग गए हैं। और जंक फूड का प्रयोग करने के बाद आज आप देख रहे हैं किस तरह ये महामारी फैल गई। तो हमें
इस महामारी में पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का भी जितना आवश्यकता है और उतना उपयोग करना। साथ ही जो मानक दूरी जो डिसाइड की गई है सोशल डिस्टेंस, उसका भी पूरा पालन करना है और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करना है। ये कार्य किसी एक व्यक्ति का या समाज का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का है जो भारतवासी है, और प्रत्येक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वो स्वयं भी सजग रहे और जो हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे दुश्मन भी है, उसको भी जागरूक करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये मित्रता की भावना से रहिए और देश हित की भावना से रहिए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करिए।